तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो किस्सा सुनाएंगे कि जो शख्स इश्तिहारी मुजरम 4 साल से दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी से, कि वो भले इंटरपोल हो, ऑस्ट्रेलियन पुलिस हो, भारतीय पुलिस हो, हमारी सीबीआई हो, दिल्ली का स्पेशल सेल हो, पंजाब हरियाणा की पुलिस हो, वो शख्स को 4 साल नहीं ढूंढ सके। लेकिन अचानक उसके नाम के ऊपर, उसकी अरेस्ट को लेके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार $1 मिलियन का इनाम रख देती है। आज से 25 दिन पहले 3 नवंबर को, इसी साल 2022 में 3 नवंबर को अवार्ड अनाउंस होता है एक $1 मिलियन का। अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 5.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट बनता है। और अब देखिए, जो एजेंसियों की पकड़ में 4 साल नहीं आया, वो 3 तारीख को इनाम घोषित होने के बाद 25 तारीख को 22 दिन के अंदर, समझो 3 हफ्ते में, 4 साल का भगौड़ा 3 हफ्ते में दिल्ली से अरेस्ट कर लिया जाता है। आप आपको सुनाते हैं इसकी कहानी पीछे क्या है। क्या वो क्राइम इतना बड़ा था जिसके लिए इतना बड़ा रिवार्ड रखा गया? क्यों? जिसके पीछे इंटरपोल इतनी भागदौड़ करती रही। भागदौड़ भी कब की? पिछले 3-4 महीने में, जब से ये बात उड़नी शुरू हुई कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खास तौर पे क्वींसलैंड पुलिस से एक बहुत बड़ा रिवार्ड अनाउंस करने जा रही। क्योंकि जो विक्टिम थी, उसकी फैमिली और वहाँ के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर माउंट किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियन पुलिस के ऊपर कि आप एक भगौड़े को क्यों नहीं पकड़ सकते। तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा रिवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया। और अनाउंस होते ही सब एजेंसीज हरकत में आती हैं। लेकिन उसके पहले 8 अक्टूबर को इंटरपोल की टीम दिल्ली आती है, सीबीआई से और दिल्ली पुलिस से बातचीत होती है। उसके बाद 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सीनियर डिटेक्टिव्स आते हैं भारत, वो भी सीबीआई और दिल्ली पुलिस से बातचीत करते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें होती हैं। उनको कहीं ना कहीं से कोई सुराग था, लेकिन बंदा नहीं मिल रहा था। थोड़ी खबर आती थी, लेकिन वो लीड खत्म हो जाती थी। क्यों होती थी वो भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन 3 नवंबर को रिवार्ड घोषित होते ही सबकी सब एजेंसियां फिर हरकत में आ जाती। फिर 8 नवंबर को, 8 अक्टूबर के बाद, 1 महीने के बाद, फिर इंटरपोल के कुछ डिटेक्टिव्स दिल्ली पहुंचते हैं। और उनके 2 दिन बाद 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलियन पुलिस के डिटेक्टिव्स दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली पुलिस और सीबीआई के साथ मिलके काम करना शुरू करते हैं। और जो उनको लीड्स मिलती हैं वहाँ से, उसकी जो गिरफ्तारी, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आके किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम है स्पेशल सेल की, उसकी मदद ली गई। खबर लग गई थी कि आदमी कहाँ है, लेकिन एकदम कुछ एक्शन लेना सही नहीं लग रहा था। फाइनली 21 तारीख को दिल्ली पुलिस कोर्ट, एक कचहरी से, कोर्ट से, अदालत से एक्स्ट्राडिशन एक्ट के नीचे नॉन बेलेबल वारंट ले लेती है उस शख्स के नाम से। और 25 तारीख को उसको सुबह 6 बजे दिल्ली के बाहर पकड़ लिया जाता है। अब बताते हैं वो शख्स कौन है। उस शख्स का नाम है राजविंदर सिंह, जो बेसिकली मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। मोगा शहर के पास एक जो बरनाला रोड है, मोगा से पहले अगर आप लुधियाना से मोगा जाएं तो वहाँ से जो एक रोड अमृतसर को जाती है, एक बरनाला को जाती है। बरनाला रोड पे 17 किलोमीटर पे गांव आता है बुट्टर कलां।
बुटर कलां बहुत पुराना और बड़ा गांव है। वहाँ के पटवारी और फौजी मशहूर हैं। बहुत से लोग आर्मी में, मिलिट्री में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, पुलिस में, और पटवारी जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो बहुत से उस गांव के मशहूर हैं। तो काफ़ी फ्रीडम फाइटर वहाँ के हुए और बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील उस गांव के बने हुए हैं। अच्छा रेपुटेशन है गांव का। उस गांव से निकल के आज से 20 साल पहले ये राजविंदर सिंह शख्स का आदमी, नाम का आदमी, ऑस्ट्रेलिया जाता है। कुछ और शहरों में रहने के बाद क्वींसलैंड में सेटल हो जाता है, जहां आज के दिन में इसकी पत्नी और 3 बच्चे रह रहे हैं। यह आदमी वहाँ पे मेल नर्स का काम करता है, कुछ और काम करने के अलावा फाइनली प्रोफेशन चुना मेल नर्स का। और एक दिन अपने घर में सुबह सुबह इसका अपनी पत्नी से फ्रूट को लेके काटने से कोई झगड़ा होता है। ये गुस्से में अपना घर छोड़ के वही चाकू जिससे वो फल फ्रूट काट रहा होता है वो अपने साथ लेके नज़दीक समुद्र के किनारे एक बीच पे चला जाता है। बीच पे टहलते टहलते इसके सामने एक ऑस्ट्रेलियन महिला आती है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, टोया कॉल्डिंगली। अब देखिए कोइंसिडेंस कैसे बनते हैं। राजविंदर सिंह एक मेल नर्स है और टोया कॉल्डिंगली भी एक नर्स का काम करती है। लेकिन जहाँ राजविंदर सिंह एक नॉर्मल हॉस्पिटल में काम करता था, टोया जो है वो एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में नर्स का काम करती थी। और वहाँ के जो कुछ एनिमल्स जिनको घुमाना फिराना होता है, उनके साथ जो अबेंडन्ड एनिमल्स होते हैं, जिसमें डॉग्स, गोट्स, काउज, इस किस्म के जो भी एनिमल, हॉर्सेस, जिनको लोग अबेंडन कर देते हैं, उनको इस रेस्क्यू होम में रख के उनकी केयर की जाती है। जैसे हमारी गौशाला होती हैं हिंदुस्तान में, उस किस्म की एक फैसिलिटी वहाँ के जानवरों का ख्याल रखने के लिए टोया को रखा हुआ था, जिसने वेटरनरी नर्स की ट्रेनिंग ली हुई थी। अब दोनों नर्स वहाँ घूमते हुए जब टोया अपने पेट, अपने डॉग के साथ जो जिसकी वो सेवा कर रही थी अपने रेस्क्यू शेल्टर में, उसको घुमाने लेने बीच पे निकली थी। और वहाँ पे इस शख्स को देख के, राजविंदर को देख के, वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और ये आदमी टोया से झगड़ा कर बैठता है। शायद इसके हाथ में फ्रूट थे, उस कुत्ते को स्मेल आ गई, वो उसको कुछ लगा होगा तो उसने रिएक्शन दे दिया अपना, इसकी तरफ बढ़ने लगा। फ्रूट देख के या इसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होगी कि उसको डर लगा होगा, कुछ भी कारण हो सकता है, जानवर है, क्या कह सकते हैं। तो इसको गुस्सा आता है और ये टोया से झगड़ा कर बैठता है। तो अब जो इतनी सी बात पुलिस ने अभी तक सामने आई है, जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए थे बीच पे, उसके बीच से जो इनके जेस्चर्स देख के पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि राजविंदर सिंह बार बार उस कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा था। तो इसको लेके झगड़ा होता है और ये आदमी गुस्से में अपने उसी चाकू से जो घर से लेके गया होता है उससे उसको मर्डर कर देता है। और वहीं जो रेत थी, सुबह का टाइम, कोई और आदमी नज़र नहीं आया, कोई और प्राणी नज़र नहीं आया, इसने एक टोया खोदा वहाँ पे, तो आधी बॉडी उसकी उसको मार के उस टोए में रख दी और आधी बॉडी बाहर उसको रेत से ढक दिया और वहाँ से फरार हो जाता है। 2 दिन इधर उधर छुपने के बाद पहले घर जाता है, अपना पासपोर्ट और कुछ कपड़े लेता है और वहाँ से 2 दिन इधर उधर घूमने के बाद वो सिडनी एयरपोर्ट पे पहुँचता है और 23 तारीख को 23 अक्टूबर, 18 तारीख को मर्डर होता है, 23 तारीख को ये आदमी सिडनी से फ्लाइट लेके भारत आ जाता है। और उसके बाद गुल वहाँ पे जो उसका हुलिया था वो क्लीन शेवन आदमी का था और भारत आके वो देखिए कितना
उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। पिछले 4 साल में उसने एक बार भी अपनी पत्नी बच्चों से बात नहीं की, मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं रखा, किसी तरह का कोई क्लू नहीं छोड़ा। और पंजाब में जो उसके माँ बाप और रिश्तेदार रहते थे, यार दोस्त थे, उसकी पत्नी के भी थे, इसके भी रिश्तेदार थे, किसी भी रिश्तेदार को नहीं मिला 4 सालों से। रहता कहाँ था? गुरुद्वारों में, या जो धर्मशालाएं होती हैं वहाँ पे रात काट लेनी, और दाढ़ी केस बढ़ा लिए, पूरा सरदार बन गया, पगड़ी बांधने लगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, और कहीं से भी कपड़ा लीड़ा लत्ता लेके अपना गुजारा करता रहा। बहुत लो प्रोफाइल रखा, और इतना इसका हुलिया बदल गया था कि जो पोस्टर उसके इंटरपोल ने निकाले थे, जो तस्वीर रेड कॉर्नर नोटिस में लगाई थी, उस तस्वीर से और जब पकड़ा गया उस तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो दोनों तस्वीरें जो दिल्ली पुलिस ने रिलीज़ की हैं, इसके ऑस्ट्रेलिया से भगौड़ा होने के समय इसके होलिये की तस्वीर, और 25 तारीख को दिल्ली में पकड़े जाने के बाद उसके नए होलिये की तस्वीर, वो आपको दिखाएंगे। और 4 साल में किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। जैसे मैंने कहा, गुरुद्वारा के लंगर में खाना खाना, गुरुद्वारे की जो सराएं होती है, धर्मशाला होती है, उनमें रहना। और देखिए 4 साल इस आदमी ने कैसे गुजारा किया होगा, और 4 साल तक किसी से कांटेक्ट नहीं किया। अब इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि उसके कुछ दोस्त जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इंग्लैंड में या किसी और कंट्री में, उस देश का नाम नहीं लिया गया, वहाँ के कुछ लोगों से इसने बातचीत की थी। वो खुद इसने बताया, वो पब्लिक टेलीफोन वगैरह से की, और 2-3 फ़ोन हिंदुस्तान में, भारत में कुछ लोगों के किए। वो चलते फिरते लोगों का मोबाइल लेके उससे किए, और जब उनकी छान पड़ताल की गई तो वो लोग तो और निकले जो इसको जानते नहीं थे। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी वो आदमी बसर करता रहा, और उसको ये यकीन होने लगा था कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, और शायद अगर पकड़ा नहीं जाता तो शायद 1-2 साल के बाद वो किसी तरीके से अपने परिवार से फिर टच करता, मिलता गिलता, कहीं और चला जाता, आइडेंटिटी बदल लेता। आइडेंटिटी तो यहाँ भी बदली हुई थी, लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। उसने अपना पासपोर्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई उसके पास कोई आधार कार्ड, कोई इस किस्म का कोई ड्राइविंग लाइसेंस, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं मिला, रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं मिला। और इस आदमी ने जो इतने साल गुमनामी की ज़िंदगी जी, उसके लिए पुलिस वाले भी हैरान हैं कि बड़े से बड़ा मुजरम, बड़े से बड़ा क्राइम करने वाला कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। तो जिसे कहते हैं कि ये एक ब्लाइंड केस था, जिस आदमी की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो मिल नहीं रहा था। हालांकि बहुत बार पहले पिछले 4 साल में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस, क्वींसलैंड की पुलिस भारत आती रही, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें होती रही, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब कमाल हुआ उस 5.5 करोड़ रुपए के इनाम का घोषित होते ही ऐसा पुलिस को लगता है कि जब बड़ा इनाम घोषित होता है तो उसके पीछे फिर सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं। इनाम घोषित होते ही सबसे पहला इनपुट इंटरपोल को मिलता है। उसके भी मैं आपको कारण बताऊंगा इनपुट कैसे मिलते हैं। वो इनपुट शायद उन लोगों से मिला जिन लोगों को इसने विदेश में कभी फ़ोन किया था। इंटरपोल का जो वारंट निकला, इनाम घोषित होने के बाद जो दोबारा फोटोग्राफ लगे, इसकी शो की गई, वो उन लोगों ने कहीं पहचान ली। कुछ लोगों ने, जो 2-3 लोगों के टच में था, उनमें से ही किसी आदमी ने, लालच तो कह नहीं सकते, अब उसको पता चल गया कि इतना बड़ा इनाम है,
कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं है। एक टच था, कहीं मिले होंगे, किसी काम से फ़ोन किया होगा। तो वहाँ से जो टिप ऑफ मिला इंटरपोल को, उसको लेके इंटरपोल के डिटेक्टर भारत आते हैं। और इसी किस्म का इनपुट, एक इंटेलिजेंस इनपुट ऑस्ट्रेलिया पुलिस को भी मिलता है, और वहाँ से भी पुलिस वाले आ जाते हैं और दिल्ली पुलिस काम पे लग जाती है। 21 तारीख को वारंट लेने के बाद 25 तारीख को सुबह दिल्ली के बाहर बारे करनाल बाईपास कहते हैं उसको, उसके पास से गुरु नानक प्याऊ है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है एक, उसके बाद प्याऊ बना हुआ है जहाँ पे पानी पीते हैं लोग। तो उस प्याऊ पे सुबह 6 बजे ये आदमी अपना मुंह वगैरह धोता और जैसे मॉर्निंग में फ्रेश होता है आदमी, वो प्याऊ से पकड़ा गया। अब देखिए कितनी मेहनत की होगी दिल्ली के स्पेशल सेल ने, इंटरपोल ने और ऑस्ट्रेलियन डिटेक्टिव्स ने। तो तीनों ने मिलकर उस शख्स को पकड़ लिया। अब उसको एक्स्ट्राडिशन होगी, वापस ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। उसकी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया की। इसी तरह का एक और केस हुआ था 2008 में, जिसमें एक 19 साल का हिंदुस्तानी भारतीय स्टूडेंट जिसका नाम है पुनीत, उसने नया नया उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना था और अभी लर्निंग लाइसेंस था, और वो शराब पी के 19 साल का नौजवान, जब बाद में उसको पकड़ा गया तो उससे जो उसका जो मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें लिमिट जो होती है दारू पीने की, उससे 3 गुना ज़्यादा शराब पी रखी थी। और वो अपनी कार बहुत स्पीड से चलाता हुआ फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देता है। फुटपाथ से गाड़ी चढ़ने के बाद पलटती है, टर्न टर्टल होती है, और वो उछलने के बाद वो गाड़ी जो 2 लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं उनके ऊपर जा गिरती है। उनमें से एक शख्स मर जाता है और दूसरा सीरियसली इंजर्ड होता है। ये भी इंजर्ड होता है, लेकिन क्योंकि दारू के नशे में था, इंजर्ड हुआ था, पकड़ा गया। उसके बाद उसका केस चला, क्योंकि यंग उम्र थी, 19 साल का था, शराब पी के एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस ऑफेंस नहीं थी। तो शराब के नशे में अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको पता है हिंदुस्तान में भी सज़ा तो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती, क्योंकि जानबूझ के मर्डर नहीं किया होता। तो इसलिए केस चल रहा था, लेकिन वो यंगस्टर था, 19 साल की उम्र थी, वो डर गया। उसकी जमानत हुई कुछ महीनों के बाद, वो भागा नहीं, उसके बाद कोर्ट में जाता रहा। फिर उसने ज़मानत एक्सटेंड करवा ली कि मेरा बिहेवियर अच्छा है, मुझे मेरी ज़मानत और बढ़ाई जाए। वहाँ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ज़मानत होती है, 6 महीने के लिए, साल के लिए, फिर अगर आप अच्छा बिहेव करते हो तो एक्सटेंशन मिल जाती। तो दूसरी एक्सटेंशन इसको लंबी मिल गई। अब देखिए, पहले वो अच्छा बिहेवियर दिखाने वाला, एक्सटेंशन मिलने के बाद वो बेल जंप करता है। अपने एक दोस्त का पासपोर्ट लेके, जिसकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी, वो पासपोर्ट लेके 2012 में वो आदमी भारत आ जाता है, जब उसकी उम्र 23 साल हो गई होती है। 2008 से ट्रायल करते करते 2012 में भारत भाग आता है, और उसके बाद उसको डर लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। उसका भी इंटरपोल का नोटिस निकलता है। उसके बाद वो आदमी अपने आप को 2021 में 9 साल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर देता है, और 2021 से अब तक वो एक्स्ट्राडिशन केस चल रहा है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला नहीं हुआ। अब देखना होगा कि राजविंदर सिंह के केस में एक्स्ट्राडिशन कितनी जल्दी होती है। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया से 5.5 करोड़ रुपए के इनामी मुजरिम का किस्सा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।